जेके सिविल सर्विसेज आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस के लिए। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ्स चाहिए होंगे आपको, तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस में हमने अब तक केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस वो आधी इंडोथर्मिक होती है, आधी वो एक्सोथर्मिक होती है, या फिर केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो आधी फीजिबल होती है और आधी नॉन फीजिबल होती है, या फिर केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो आधी स्पॉन्टेनियस होती है, आधी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। और हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी हमने पढ़ लिया। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी पढ़ लिया कि कैसे पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, अब क्यों होता है रिएक्टिव, कैसे होता है रिएक्टिव, ये एक अलग टॉपिक है। आपने साइज़ के बारे में तो सुना ही होगा कि एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, मेटल्स का जो एटॉमिक साइज़ तो जितना एक एटम का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, मेटल का एटॉमिक साइज़ जितना भी बड़ा होता है, उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो आगे हमने पढ़ लिया है कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, इनर्ट मेटल्स क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़ ली। कि एक और चीज़ जो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये यूज़ होती है एक सेल के अंदर जिसका नाम है सेल। गैल्वेनिक सेल एक सेल होती है, जैसे ड्राई सेल नहीं होती है वैसे ही गैल्वेनिक सेल भी होती है। तो वो गैल्वेनिक सेल में इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही वाली जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये गैल्वेनिक सेल में इस्तेमाल हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, गैल्वेनिक। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में इस्तेमाल किया जाता है ये। आगे थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। स्टील में, क्रोमियम में एसिडिटी अगर होती है, तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो तो तब कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है, बाय मींस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमने देख लिया। और हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में हमने आपको ये बताया कि ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं और आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी थी। मैंने आपको बताया था कि पहले आप वाटर को ही बाहर निकालेगा, बाहर, उसके बाद देखिए कि कौन सा सॉल्ट हमें मिलेगा वहाँ पे। पहले वाटर को बाहर निकाले, उसके बाद देखिए कौन सा सॉल्ट है। वाटर को बाहर निकाले, देखिए अब कौन सा सॉल्ट बचा, सोडियम सल्फेट। मगर सोडियम सल्फेट की जो फॉर्मूला होती है वो है Na2SO4, क्योंकि सल्फेट पे होती है -2 चार्ज। अब मैंने आपको शायद ये भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो वाले एसिड्स जिनको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीट आयॉन्स देंगे। अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो बराबर 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। इसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस आप किसको बोलते हो? स्ट्रॉन्ग बेस आप उसको बोलते हो जिसको आप पानी में डालेंगे और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो। ठीक है, वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड की एग्जांपल है आपके सपोज CH3COOH। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो सारे वीक एसिड्स होते हैं, ज़्यादातर वो वीक एसिड्स ही होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड तो बहरहाल थोड़ा सा स्ट्रांग है, मगर उतना भी स्ट्रांग हम नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, जैसे साइट्रिक एसिड है, तो ये सारे एसिड्स वीक होते हैं। तो वीक एसिड का क्या मतलब हुआ? वीक एसिड का मतलब हुआ अगर आप इसको पानी में डालेंगे, इस एसिड को पानी में डालेंगे, चले पानी में डालते हैं, तो ये देगा CH3COO नेगेटिव और देगा आपको H पॉजिटिव। गरज की ये डिसोसिएट हो गया, इसने आयॉन्स दे दिए। मगर अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स को डालेंगे तो 100 के 100 बराबर डिसोसिएट नहीं हो जाएंगे, 50 ही डिसोसिएट हो जाएंगे, या तो 60
ही डिसोसिएट हो जाएंगे या तो 70 ही डिसोसिएट हो जाएंगे, इसको आप बोलते हो वीक एसिड। ठीक है। और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस की एग्जांपल है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास वीक बेस होता है ये। अगर आप इस वीक बेस को पानी में डालेंगे तो ये वीक बेस जो है ये भी आयॉन्स देगा, ये भी आयॉन्स देगा, ये देगा ये दो आयॉन्स। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन एसिड कौन सा आयन देगा, तो आपको बस ये याद रखना है कि बेसिस और एसिड्स जो होते हैं जो ही पानी में डालते हैं तो वो आयन्स फर्निश करते हैं वहाँ पे, गर्ज के डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये डिसोसिएट हो गया वहाँ पे। डिसोसिएट होने के बाद हम देखेंगे क्या ये बराबर डिसोसिएट हो गया जितना हमने डाला था। क्या अगर हमने 10 ग्राम डाले थे तो क्या बराबर 10 ग्राम डिसोसिएट हो गए? नहीं हो गए। 10 में से 7 ही ग्राम डिसोसिएट हो गए हैं, 10 में से 6 ही ग्राम डिसोसिएट हो गए हैं। तो इसको आप बोलते हो वीक बेस। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। हर एक केस में सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। मगर अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ मिलाया है, तो सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा। मगर हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो मुझे सोल्यूशन मिलेगी वहाँ पे, जो मुझे सोल्यूशन मिलेगी, क्या वो सोल्यूशन एसिडिक होगी, बेसिक होगी कि न्यूट्रल होगी? ठीक है। क्या दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशंस, सारी सॉल्यूशंस न्यूट्रल हो जाती है? क्या ये न्यूट्रलाइजेशन जो हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या ये एक मिसनॉमर है? क्या हमें हर एक केस में न्यूट्रलाइज हो जाता है? क्या चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती है हर एक केस में? क्या सोल्यूशन न्यूट्रल बनता है? तो यहाँ देखिएगा, मुझे आई होप कि आपको पता होगा कि pH जो होता है, pH अगर 7 के बराबर होगा, pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये 7 के बराबर होगा तो सोल्यूशन मानी जाती है न्यूट्रल। अगर 7 से कम होगा, अगर लेस देन 7 होगा, मतलब 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, तो सोल्यूशन मानी जाती है एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा होगा, मतलब 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 14 होगा, तो सोल्यूशन मानी जाती है बेसिक। गर्ज की न्यूट्रल होता है 7, एसिडिक होता है लेस देन 7 और बेसिक होता है मोर देन 7। तो हम देखेंगे कि क्या ये सोल्यूशन एसिडिक बनी, बेसिक बनी, कि क्या ये न्यूट्रल बनी। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो सोल्यूशन जो है न्यूट्रल बन जाती है, न्यूट्रल बन जाती है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करें आप, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ को। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने वीक बेस के साथ मिलाया, अब तो वहाँ पे जेन्युइन सी बात यह है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा, और वीक बेस जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। बात को समझिए, वीक बेस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ होगा। गर्ज के H पॉजिटिव आयॉन्स की कंसंट्रेशन, मिकदार जो होगी H पॉजिटिव आयॉन्स की, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयॉन्स। OH नेगेटिव की आयॉन्स की मिकदार कम होगी क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हुआ है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। चूंकि H प्लस आयॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक बनेगी। तो होगी ना, सोल्यूशन एसिडिक होगी, सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगी, सोल्यूशन एसिडिक होगी। कब? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे। याद रखिएगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे, सोल्यूशन जो है एसिड जो होगा लेस देन 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, जब आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे, देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वीक एसिड डाला है, गर्ज के H प्लस आयॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो OH नेगेटिव आयॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो बताइए सोल्यूशन क्या होगी? सोल्यूशन बेसिक होगी।
सोल्यूशन क्या होगी, बेसिक होगी। तो जब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं तो सोल्यूशन बेसिक हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। इनको हम फिर भी बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, मगर न्यूट्रलाइजेशन एक ही केस में होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं, तब pH 7 होता है, तब ये सोल्यूशन न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है, आई होप हम सीधे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की तरफ। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हमने पढ़ ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और हमने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स टर्म है, ये 2 टर्म्स का बना है, एक तो है रेड, दूसरा है ऑक्स। ठीक है, तो रेड ऑक्स का क्या मतलब हुआ, देखिए ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती है तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमने इन दोनों चीज़ों को क्यों मिलाया है, क्यों हम 2 रिएक्शंस को कंबाइनली लिखते हैं, क्यों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइनली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, क्यों ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर हम देखें तो ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो परसों मैंने आपको बोला आप लॉस का ओ याद रखेगा, वहाँ से ऑक्सीडेशन याद रखेगा, तो आपको याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन उल्टा हुआ ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी, इसको जूम कर लेते हैं, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हमेशा हर किसी केस में जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस एटम में कौन सी चेंज आ गई। ठीक है, इस एटम में कौन सी चेंज आ गई। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर तो 2+ चार्ज आएगी ही आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज थी, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो इसके ऊपर चढ़ेगी 2+ चार्ज, क्योंकि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है। ठीक है, तो ये हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन देख लेते हैं, यहाँ से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर 2+ चार्ज थी, इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समेटा, तो इसकी ये 2+ चार्ज और 2- चार्ज कैंसिल हो जाएगी ना, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगी, कुछ नहीं, 0 चार्ज आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये है इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब डिपेंड करता है कि जो पेपर सेट करने वाला हो उसने किस लेवल का आपको पेपर डाला होगा। ठीक है, तो अब उसने जिस भी लेवल का डाला होगा तो इसमें हमने डेफिनेशंस आपको सारी दी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
अगर आप कहीं भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखें, अगर आप ये देखें कि किसी को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अभी रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन नहीं था मगर प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो आप मान के चलिए कि इस एलिमेंट की हो गई है ऑक्सीडेशन। अगर इसकी सोडियम की हो गई है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, आप मुझे बताइए कि क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। होते हैं वो एलिमेंट्स जिनको टेंडेंसी होती है अट्रैक्टेड, जो उनका शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। शॉर्टकट में सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। गर्ल्स के आप याद रखिए कि हेलोजन्स, अगर आपने सुने होंगे हेलोजन्स, तो यही ये हेलोजन्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड हो जाना, इसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर इसकी सोडियम की हो गई है ऑक्सीडेशन, क्यों हो गई है ऑक्सीडेशन? क्योंकि इसको ऐड हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई तीसरी डेफिनेशन। तो चौथी क्या है? चौथी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड हमने लिया हुआ है, ये कंपाउंड है इथेनॉल। नाम तो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्या करना है आपको नाम को, बट यहाँ देखिएगा इथेनॉल है ये कंपाउंड। इसमें हमने इन दो हाइड्रोजन्स को रिमूव किया है, ठीक है। जब इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, इसको ये तो प्रोडक्ट बन गया है, इसको नहीं हो गया, इसको हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हो गई ऑक्सीडेशन, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो गरज की शॉर्टकट में सुनिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बताइए रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है इसका उल्टा। सारी चीज़ों को उल्टा करिए, बस इनको वाइस वर्सा करिए, इसको वाइस वर्सा करिए, उल्टा करिए। ये एडिशन है ना, तो इसको रिमूवल करिए, ये लॉस है ना, इसको गेन करिए, एडिशन को रिमूवल करिए, रिमूवल को एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या रिडक्शन होती है? जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो कोई पूछेगा आपसे, तो बताइए इसकी क्या हो गई है? इसकी तो रिडक्शन हो गई है। KClO3 की क्या हो गई है? KClO3 की क्या हो गई है? इसकी तो रिडक्शन हो गई है। क्यों हो गई है रिडक्शन? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसको क्या हो गया? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। Addition of electrons is reduction. Loss of electrons is oxidation. इसका क्या हो गया? इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई बोलेगा AgCl का क्या हुआ है? AgCl को क्या हो गया है? अरे इसको तो रिडक्शन हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकला है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी आप क्या, अभी इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं था सोडियम के साथ, अब इसको हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे अब इसकी हो गई है, अब इस सोडियम की अब हो गई है रिडक्शन। तो आपको बात समझ में आ गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ये बहुत ही आसान है, ये 10th में भी पढ़ा होगा। हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मगर वो ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं। ऐसे रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो भी ज़्यादातर नहीं देखते। तो आप ये डेफिनेशंस जो है ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन, क्यों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने कंबाइन कर लिया हुआ है। देखिएगा
अब ये रिएक्शन आपको क्या लग रही है, आपको क्या लग रहा है ये कौन सी रिएक्शन है? देखने से तो समझ में आ रहा है कि ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना? क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉमन सेंस यही तो बोलेंगे आप। कोई बोलेगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, बट हम आपको बता रहे हैं कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसको तो छोड़िए, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। क्यों होती है रिडॉक्स रिएक्शंस? मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई रिएक्शन आपको बोल रही है ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, आप दिमाग में लेके चलिए कि वहाँ पे रिडक्शन भी हो रही होगी, किसी ना किसी चीज़ को रिडक्शन हो रही होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन कभी भी अकेला नहीं होगा, रिडक्शन कभी भी अकेला नहीं होगा, दोनों साथ में चलेंगे। वेर एवर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, वेर एवर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। कभी नहीं ऑक्सीडेशन, कभी नहीं ओनली रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंबाइनली पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे लिया है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यही हमने एग्जाम्पल ली है आपकी, जो हम अभी बता रहे थे आपको। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सोडियम जो है, सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सोडियम को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सोडियम को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो सोडियम की क्या हो रही है? देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है, सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन। मगर ये मान के चलिए कि जो दूसरा वहाँ पे होगा इसको हो रही होगी रिडक्शन, इसको हो रही होगी रिडक्शन। कैसे? इसको तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है ना, ऐसे हम आपको समझाएंगे। अदरवाइज हमें आपको ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट समझाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे टाइम नहीं है हमें समझाने का, और बहुत ही लंबा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना आपको नहीं चाहिए, आपको जितना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। आप बस इतना याद रखिए, अगर इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन तो ये मान के चलिए इसकी हो रही है रिडक्शन। क्यों हो रही है रिडक्शन? क्योंकि इसको ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। Addition of electropositive element is also reduction. Addition of electropositive element is reduction. ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम ये, तो आप छोड़िए, आप मुझे बोलेंगे यहाँ पे किसकी हो रही है, यहाँ पे अगर ये इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन किस चीज़ की हो रही है? ये हाफ रिएक्शन है। अगर आपको परसों का याद होगा, ये हाफ इक्वेशन है, ये फुल ओवरऑल इक्वेशन नहीं है, ये हाफ इक्वेशन है। अगर हम इसकी फुल इक्वेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, Zn plus Cu2 positive gives Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ऐसे बोलेंगे हम। अगर हम बोलेंगे Zn की हो रही है ऑक्सीडेशन तो कॉपर की हो जाएगी रिडक्शन, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ ब साथ चलती है। ठीक है, ऐसे अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन की सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को क्लोरीन ऐड हो रहा है, सोडियम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसको ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बताइए क्लोरीन को क्या हो रहा है? क्लोरीन को हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। क्लोरीन की हो रही है रिडक्शन और सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो आप शॉर्टकट में आपने इस चीज़ को याद रखा कि वेयर एवर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस गो साइड बाय साइड।
ठीक है, देयर वोंट बी इवन अ सिंगल सेकेंड वेयर only oxidation reaction will take place. There won't be a single second when only reduction reaction will take place. Okay, both the reactions will take place simultaneously at the same time. ओके, नाउ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्विस्टेड है, इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसमें थोड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, हम आपको 2 बार बताते हैं और दोनों बार आप ध्यान रखें और मुझे पता है कि आपको याद रहेगी ये चीज़ें। जिस चीज़ को हो रही होगी ऑक्सीडेशन, जिस चीज़ को हो रही होगी, जिस एलिमेंट को हो रही होगी ऑक्सीडेशन, किस एलिमेंट को हो रही है ऑक्सीडेशन? सोडियम को। जिस एलिमेंट की हो रही है ऑक्सीडेशन वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसको खुद होती है ऑक्सीडेशन वो करता है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसको खुद हो रही है रिडक्शन, किसको हो रही है रिडक्शन? ऑक्सीजन को हो रही है रिडक्शन। तो जिसको हो रही है रिडक्शन वो करेगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से बस एक ही बार हम आपको बताएंगे, जिस एलिमेंट की होती है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा है, उल्टा। और जिसकी होती है रिडक्शन वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आप ये याद रखिएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे चलते हैं हम इस इक्वेशन की तरफ। हम चलते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। बताइए बताइए, सोडियम को क्या हो रहा है? सोडियम को ऐड हो रहा है ना क्लोरीन, तो सोडियम को क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सोडियम को हो रहा है ऑक्सीडेशन, मगर सोडियम करेगा एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन की क्या हो रही है? क्लोरीन की हो रही है रिडक्शन, मगर क्लोरीन करेगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़े, ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सो हमने आज क्या पढ़ा, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, आपको ऐसे आ सकता है, बताइए हमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलता है तो बताइए सोल्यूशन क्या हो जाती है? सोल्यूशन होती है एसिडिक। पीएच क्या होता है? पीएच होता है <7। बताइए, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो बताइए सोल्यूशन क्या होती है? सोल्यूशन होती है बेसिक, सोल्यूशन होती है बेसिक। और पीएच क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, पीएच होता है <7। पीएच होता है <7। बताइए स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बताइए वीक एसिड्स क्या होता है? वीक बेसिस क्या होता है? जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, बताइए जब भी आप एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो बताइए क्या मिलेगा आपको? बताइए वाटर के साथ और क्या चीज़ मिलेगा? और मिलेगा आपको सॉल्ट, और मिलेगा आपको सॉल्ट। बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो डेफिनेशन है दैट डजंट गो विद टर्म ऑक्सीडेशन? तो वहां पे होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या बताएंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन ये तीनों है ना, ये तीनों ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज रिडक्शन। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। कल हम पढ़ेंगे अबाउट करोजन एंड थोड़ा सा अबाउट ट्रांसिडिटी, एंड हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।